वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। हाँ, मुझे पता है तुम्हें करंट अफेयर से बिल्कुल लेना देना नहीं है, पर अब जब आ ही गए हो तो थोड़ी देर के लिए वीडियो देख लो। हाँ, मैं तुम्हें 20 तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन उसके पीछे के की पॉइंट्स मैं तुम्हें समझा दूंगी कि पीछे की न्यूज क्या थी, कॉन्सेप्ट क्या था, सब कुछ डिटेल में, चुटकियों में। हम लोग यहाँ पे गॉसिप्स की तरह पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, तो डोंट वरी। ठीक है, बस तुम्हें मुझ पर क्या करना है, थोड़ा सा भरोसा करना है। ठीक, चलो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अरे यार, क्या हो जाता है ड्रामा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, which national symbol was recently granted equal legal and penal protection as the national anthem through the Prevention of Insult to National Honor Amendment Act 2026? बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। The answer is national song Vande Mataram. The Prevention of Insult to National Honor Amendment Act 2026 grants equal legal protection to national song. Vande Mataram now enjoys the same legal status as the national anthem Jan Gan Man. देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, इंडिया को दो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स है वो क्या है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम कौन सा है, जन गण मन। ठीक, नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। ठीक, पहले अगर कोई नेशनल एंथम का जानबूझकर अपमान करता था तो उसको मतलब, या फिर उसके गाने में कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था तो उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाता था। ठीक, लेकिन अब 2026 में अमेंडमेंट एक्ट के बाद वंदे मातरम को भी वही लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा जो नेशनल एंथम को मिलता था। ठीक है, तो मान लो किसी ऑफिशियल मतलब फंक्शन में वंदे मातरम जो है वो गाया जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई आदमी जो है जानबूझ के चिल्लाने लगे या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगे या फिर लोगों को गाने से रोके, है ना, कुछ भी, तो उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक, अगर कोई भी इंटेंशनली नेशनल सॉन्ग को इंसर्ट करता है या सिंगिंग को डिस्टर्ब करता है तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ठीक है, और या फिर फाइन भी पड़ सकता है, तो दोनों चीजों को याद रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 2026 whose order is strictly required for registrations delayed beyond 2 years? You have 4 options। मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन लिख रखा है, तो प्लीज पढ़ के उसके बाद मुझे आंसर करना। ठीक, the answer is judicial magistrate of the first class. The amendment introduces stricter rules for delayed birth and death registrations. Delay between 1 and 2 years require approval from executive magistrate. Registration delayed between, देखो मैं थोड़ा सा उसको समझा देती हूँ। देखो, जब नॉर्मली किसी बच्चे का बर्थ होता है या किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाना होता है। ठीक, लेकिन कभी कभी लोग बहुत लेट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। गवर्नमेंट ने सॉल्व करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ और बर्थ एक्ट जो है 2026 में एक नया रूल जो है वो पास किया है। ठीक, 1 ईयर के अंदर अगर तुम करवाओगे तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। 1-2 साल का अगर डिले हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की परमिशन लगेगी। ठीक है, अगर 2 साल से ज्यादा डिले कर देते हो तो सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेशन फर्स्ट क्लास की परमिशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें फ्रॉड या फिर फेक एंट्रीज होने के चांसेस जो थे। ठीक है, इसलिए कोर्ट ने ऑफिसर जो मतलब ऑफिसर यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके अप्रूवल कंपलसरी कर दी है। ठीक है, तो जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनकी आप परमिशन लोगे, उनका अप्रूवल लोगे, तब जाके आपको मिलेगी परमिशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने की। सोचो अगर किसी का बर्थ 2022 में हुआ था और उसकी फैमिली को याद ही नहीं रहा कि रजिस्ट्रेशन करवाना भी है, तो अब 2026 में याद आ रहा है उसे, तो 2 साल से ज्यादा डिले हो चुका है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप उसे क्या करना पड़ेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक, ये याद रखना। It strength legal oversight for long pending registration cases। मैंने वाला मार्कर ले रखा है तभी मेरे ख्याल से तो दिक्कत हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे ओट के ऊपर दाना निकला है, देखो पता नहीं क्या अजीब सा। ये दाने, ये दुख क्यों नहीं खत्म होता भगवान। 2020 सॉरी वह क्यों मैं हर समय 2026 का रट्टा लगाती रहती हूँ। आई डोंट नो, मेरे जहन में बस चुका है 2026। What is the total approved financial outlay for the Disha 2.0 scheme for the period 2026 to 27 to 2030 to 31? एक्चुअली इतनी ज़्यादा मतलब जब वो होते हैं न्यूज़ आती है तो उसमें इतना ज़्यादा 2026-27 मतलब जो करंट ईयर होता है और या फिर जो पिछला है आगे है, मतलब इतना ईयर्स के बारे में बात होती है ना कि वो बस ऐसा बस जाता है मन में हर 2 मिनट पे 2022-23। क्या यार, चलो इसका आंसर बताओ। 255, अभी मैं फिर से 2026 बोलने जा रही थी। 255 करोड़। ठीक है, दिशा 2.0 was launched by the Department of Justice. The scheme has total financial outlay of 2025 crore
2000 देख रहे हो, 2000 बसा हुआ है भाई, मेरे दिमाग में बस गया है। 255 करोड़, ठीक है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2026 to 27 to 2030 to 31। देखा, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है मुझे। क्यों ना दिक्कत हो, हाँ 2 मिनट में तो 2026, 37, 50 क्यों भाई, इतने सारे क्यों तुम लोग लाते हो? ऐसा पता है मुझे, ये जो मतलब साल का जो ईयर वियर होता है ना, उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो और ये तो अब बैठ गया है मेरे, तो हर 2 मिनट प्लीज यार इसको माइंड मत करना। ठीक है, आ रहा है मेरे दिमाग में, क्या करूँ। देखो, जस्टिस जो होता है वो सबके लिए इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, यही इसमें बोला चाह रहा है। लेकिन इंडिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको उनको लीगल प्रोसेस नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो उनके पास लॉयर तक जो होता है वो पहुंच ही नहीं जाती है उनकी, कि वो वहां जाएं लॉयर के पास, उनको बात बताएं, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दिशा 2.0 स्कीम जो है वो लॉन्च की है। गवर्नमेंट ने इसके लिए 255 करोड़ अप्रूव किए हैं। या गुड, 200 मैंने सही बोला, ठीक है। 255 करोड़ जो है अप्रूव किए हैं। इस स्कीम का एम क्या है? जो लीगल सर्विसेज होती है उनको डिजिटल बनाना, ठीक है। एआई और टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को लीगल हेल्प देना, ठीक। विलेज से लेकर सिटी तक सबको जस्टिस एक्सेसिबल बनाना, ठीक। लीगल अवेयरनेस बढ़ाना, जो भी लीगल अवेयरनेस है उसको ऊपर काम करना, ठीक है। तो ये स्कीम कब तक चलेगी? 2026 से 27, मतलब 2026 27 से 2032 31 तक चलेगी, ठीक है। तो यही चीज है। Oh my God. It aims to improve legal services through digital infrastructure and innovation, ठीक। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच एआई अप्रूव्ड चैटबॉट एंड डिजिटल मैस्कट चैंपियन वर लॉन्च्ड अंडर द दिशा 2.0 स्कीम टू प्रोवाइड लीगल एड, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज, बताओ, Navya Setu and Dishika. Navya Setu is the AI powered legal assistant chatbot introduced under Disha 2.0। दिशा 2.0 के बारे में तुम्हें घर पे पढ़ना है, समझ ला। समझ ला। Dishika serves as its digital mascot champion. The chatbot is built using a hybrid retrieval augmented generation architecture। देखो, सिर्फ जो स्कीम है वो लॉन्च करने ही इनफ नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर एआई का यूज किया जाए तो लोग घर बैठ के भी लीगल गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए दिशा 2.0 के अंदर उन्होंने 2 नए डिजिटल इनिशिएटिव्स जो है वो लॉन्च किए हैं, नव्य सेतु और दिशिका। नव्य सेतु क्या है? एआई पावर्ड लीगल चैटबॉट है, ठीक। दिशिका क्या है? डिजिटल मास्कट चैंपियन, ठीक, कैंपेन, सॉरी चैंपियन, वाओ, कैंपेन है, ठीक है। तो क्या होगा? देखो, नव्य सेतु क्या है इसको समझ लेते हैं। अगर किसी को सिंपल लीगल क्वेश्चन अगर पूछना है, तो जैसे कि एफआईआर कैसे फाइल करते हैं, या फिर फ्री लीगल एड कैसे मिले, या फिर कोर्ट प्रोसेस क्या होता है, ये सारे जो थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं वो पूछना होता है, तो उसे नव्य सेतु एआई चैटबॉट यूज करके, मतलब इजी लैंग्वेज में वो तुम्हें समझा देगा कि क्या लीगल प्रोसेस है, और लीगल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक। ये चैटबॉट जो होता है वो हाइब्रिड रैग, मतलब कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ठीक है। जिससे ये वेरीफाइड लीगल इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है, कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा तुम्हें नहीं प्रोवाइड कर देगा। अब दिशिका का क्या रोल है? दिशिका एक डिजिटल मास्कट है जो लीगल अवेयरनेस कैंपेन्स और जो यूजर एंगेजमेंट होता है उसे इजी बनाने और फ्रेंडली बनाने में काम आती है। मतलब देखो, कोई भी ऐसी चीज जो तुमको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आए, इजीली यूज करने में आए, वो सबसे ज्यादा सही और मतलब सटीक मानी जाती है, ठीक है। मेरी नजर में तो यही है कि अगर कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हो, या फिर आप कोई भी चैट जीपीटी को अच्छा लगता है, क्योंकि वो तुम्हारी भाषा भी समझ लेता है। तुम क्या बोलते हो, इसको प्लीज ना ऐसे करके सही कर दो, वो ऐसे करके सही कर देता है। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार उसका इधर उधर होता है, बट वो समझ जाता है कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो इजी टू यूज है, फ्रेंडली नेचर है उसका, ठीक है, समझ में आता है। तो यही उसका रोल है दिशिका का, ठीक है। तो याद रखना, ये जो था नव्य सेतु, ये क्या लीगल तुम्हें कंप्लेंट्स के बारे में बताता है, जो भी लीगल फॉर्मेट है उनके बारे में सब कुछ बताएगा, लीगल इन्फॉर्मेशन देगा। और ये जो होता है, ये क्या है? मैस्कट है जो लीगल अवेयरनेस कैंपेन्स और यूजर एंगेजमेंट्स को इजी और फ्रेंडली बनाता है, ठीक है, उसके लिए काम आता है। तो ये देखो, ग्राउंडेड कंसल्टेशंस टू यूजर इनिशिएटिव एम्स टू मेक लीगल असिस्टेंस फास्टर, इजियर एंड मोर एक्सेसिबल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, who is the first woman geoscientist to be appointed as the Director General of the Geological Survey of India? बताइए क्या इसका आंसर होगा? आई होप कि तुम लोग को आंसर पता होगा, मैं बताती हूँ। तो मेरी आदत है यार थोड़ा सा ऐसे करके बात करने की, प्लीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो, स्मृति वर्षा अशोक अगलावे, ठीक है।
तो इनका ये क्या बनी है, 54th जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनी है. शी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके. द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज 176-year-old साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन. जीएसआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1851. देखो क्या कब एस्टैब्लिश हुआ है. इट इज अ वेरी 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 क्रूशियल इन्फॉर्मेशन फॉर यू. तो गाइस प्लीज उसे नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो यू हैव टू लाइक पता होना चाहिए तुम्हें सब चीज़ के बारे में. ठीक. तो मैंने तुम्हें बताया जैसे कि जीएसआई किसका हुआ था 1851 में. ये सर्वे ऑफ इंडिया की 176-year-old जो है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसका मतलब 176 साल हो गए इसको, ये इतना पुराना है. द अपॉइंटमेंट मार्क्स अ हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर वुमेन्स लीडरशिप इन इंडियाज जियोसाइंस सेक्टर. ये एक अच्छा और एक बहुत ज़्यादा मतलब हिस्टोरिकल माइलस्टोन जो है वो बनता है वुमेन लीडरशिप में. ठीक है, किस उसमें सेक्टर में, जियो साइंस सेक्टर में. ठीक है, स्मृति वर्षा ग्लावे बिकम कब बनी, 54th डायरेक्टर जनरल बनी है किसकी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 54th डायरेक्टर जनरल बनी है. शी इज द फर्स्ट वुमेन, ये पहली वुमेन ऐसी बनी जिन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लीड किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड 40 नेशन मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन लोकेटेड. बताओ इसका आंसर क्या होगा. अब देखो हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ रहा है तो पूछ रहा है Riyadh. The coalition consists of 14 participating countries. It was announced by Saudi Arabia. Its headquarter will be launched in Riyadh. देखो सबसे पहले ये समझो कि जो रेड सी है और जो गल्फ ऑफ एदेन है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है. ठीक है, हर दिन हजारों कार्गो शिप्स यहाँ से ऑयल और गैस और दूसरे इंटरनेशनल ट्रेड लेकर गुजरती हैं. ठीक है, ये जो रूट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है. ठीक है, कौन कौन सा, रेड सी और जो गल्फ ऑफ एदेन है. ठीक. लेकिन पिछले कुछ सालों में इस एरिया में अटैक्स और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ गए हैं. ठीक है, इसलिए सऊदी अरेबिया ने 14 देशों को साथ लेकर एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन बनाया है. क्या बनाया है, मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन बनाया है. किसके साथ, 14 कंट्रीज के साथ मिलकर. ठीक है, तो ये हुआ है. ठीक है, इसका मेन काम क्या है, शिप्स की सिक्योरिटी करना, सी रूट्स को और ज़्यादा सेफ करना जिससे ट्रेड जो है आराम से हो सके. ठीक, पायरेसी और जो अटैक्स होते हैं उनको रोकना, कंट्रीज के बीच नेवल कॉपरेशन बनाना. ठीक, ये इनका काम है, मेन एम है. अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में बनाया गया है. ठीक है, रियाद सऊदी अरेबिया में. यहाँ के जो मेंबर्स हैं मिलकर प्लानिंग और कॉपरेशन को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वहाँ पे ये सारा काम होता है हेडक्वार्टर में. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन सॉरी, ज्वाइन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल. देखो तुम्हारे लिए मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे बहुत सारी जो तुम्हारे मतलब काम की चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारे लिए फ्री स्टडी मटेरियल्स, पोल होगा, क्विजेस हो गई, इसकी क्लास का नोटिफिकेशन. ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप शॉर्ट्स में मतलब कुछ 30 सेकंड के अंदर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा क्वेश्चन ऑफ द डे का. ठीक है, तो मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसका तुम्हें आंसर करना होगा कमेंट में. ठीक, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसकी भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है. डेली ब्लॉग्स मिल जाते हैं जो आपको न्यूज़ बताएंगे कि क्या हमारे यहाँ कंट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. ठीक है, तो सारी जो भी मतलब थोड़ी बहुत गॉसिप्स हैं वो सारी ब्लॉग्स में आती है, तो आप वो भी रीड कर सकते हो. तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा. तो आप उसके लिए मतलब टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल एकदम फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो. ठीक, सॉरी ऐड कर लो जाके अपने आप को. जो टेलीग्राम चलाते हैं वो टेलीग्राम कर लो. आई होप टेलीग्राम तो सब चलाते होंगे, और व्हाट्सएप भी. ठीक है, तो जो जिसको सही लगता है वो जाके उसमें ऐड कर लो अपने आप को. ठीक. Question number 7. Local authorities linked the 2026 mass migration crossing into Ceuta to which specific legal event? You have 4 options. Comment on your answer. क्या question कह रहा है बताओ. The answer is the Spanish Supreme Court ruling on summary returns. The migration surge occurred in the Spanish enclave of Ceuta. Authorities linked the incident into a Spain Supreme Court ruling. The ruling prohibited immediate summary returns of sea arrivals without due process. Okay, देखो सबसे पहले समझते हैं सीयूटा जो है वो क्या है. ठीक है, सीयूटा स्पेन का एक छोटा सा टेरिटरी है. ठीक है, लेकिन ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मोरक्को जो है उसके पास लोकेटेड है. ठीक है, मेरे को एक जगह है उसके पास लोकेटेड है. ठीक है, इसी वजह से बहुत से जो माइग्रेंट्स यूरोप हैं उनमें एंट्री के लिए सीयूटा का रूट जो है वो यूज़ किया जाता है. सीयूटा एक रूट है, उसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, बहुत सी जो माइग्रेंट्स कंपनी है वो माइग्रेंट्स है उसमें. ठीक है, माइग्रेंट्स यूरोप में एंट्री करने के लिए सीयूटा रूट का यूज़ किया जाता है. ठीक, 2026 में क्या हुआ है ऐसा, 2026 में बहुत बड़े नंबर में माइग्रेंट सीयूटा जो है वो पहुँच गए हैं. ठीक है, माइग्रेंट्स जो है वो सीयूटा पहुँच गए हैं. ठीक, अथॉरिटीज़ ने बताया है कि इसका
एक बड़ा रीजन था, क्या था, स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो है उसका जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट बोलने आई थी मैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट उसका जजमेंट जो था वो था, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई माइग्रेंट सी रूट से आता है तो उसे बिना लीगल प्रोसेस के तुरंत वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है, भेजा जा सकता है आराम से, ठीक। यानी पहले उसका केस सुना जाएगा, उसे राइट लेके जाएंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक। इसी रूलिंग के बाद मतलब तुरंत डिपोर्ट नहीं किया जाना जाएगा, ठीक है, जिससे माइग्रेशन जो है वो ज्यादा बढ़ गया, ठीक, ये उनका काम था। द इवेंट इंटेंसिफाइड डिबेट्स ऑन माइग्रेशन मैनेजमेंट इन यूरोप, ठीक है, ये किसके प्रोटेक्शन के लिए हो रहा था, माइग्रेंट्स लीगल राइट्स के लिए हो रहा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकेम द फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू विन द फील्ड्स मेडल एट 2026 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन, ये Hong Wang. Hong Wang received the Fields Medal at 2026 International Congress of Mathematicians. She became the first Chinese woman in the world. She's the third woman in history to receive Fields Medal. She was recognized for her outstanding contributions to harmonic analysis. Okay, देखो फील्ड मेडल, जो फील्ड मेडल होता है उसको मैथमेटिक्स की दुनिया में एक नोबेल प्राइज के रूप में देखा जाता है, ठीक है। ये अवार्ड होता है वो हर 4 साल में दिया जाता है, ठीक है, साल नहीं दिया जाता है, 4 साल में दिया जाता है, और सिर्फ उन मैथमेटिशियंस को मिलता है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिसर्च करी हो, ठीक है, कुछ एकदम एक्सट्रीम दूसरा। 2026 में क्या स्पेशल हुआ है, 2026 में होंग वैंग ने फील्ड मेडल जो है वो जीता है, फील्ड्स मेडल, ठीक। वो पहले चाइनीज वुमेन बनी जिन्होंने ये अवार्ड जीता था, ठीक है, वो ऐसी पहली चाइनीज वुमेन बनी है जिन्होंने अवार्ड जीता, और जो हिस्ट्री है उसकी तीसरी महिला बनी जिन्होंने फील्ड्स मेडल जो है वो हासिल किया। हिस्ट्री में उन्होंने तीसरा स्थान ग्रहण किया और चाइनीज वुमेन के तौर पर उन्होंने पहला स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। उन्हें हार्मोनिक एनालिसिस नाम के मैथमेटिशियन जो मैथमेटिक्स है उसके एडवांस फील्ड में आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए अवार्ड दिया गया है। किस चीज में, हार्मोनिक एनालिसिस नाम का कुछ मैथमेटिक्स है उसके उसमें, ठीक है, उसके फील्ड में मतलब उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग मतलब एक अच्छा सा मतलब रिसर्च की है, उसके बेसिस पे उन्हें अवार्ड दिया गया। अब देखो हार्मोनिक एनालिसिस क्या होता है, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो वेव्स, सिग्नल, साउंड्स, पैटर्न्स इन सबको स्टडी करता है, ठीक है। ये इसका यूज तुम्हें पता होगा कहाँ होता है, फिजिक्स में होता है, इंजीनियरिंग, एआई, है ना, सिग्नल प्रोसेसिंग में भी होता है, ठीक है। तो ये इनका पूरा पूरा काम है, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री रिसेंटली सस्पेंडेड इट्स securing open border arrangements with Spain due to friction over migration policies? या 4 ऑप्शंस का मैंने आंसर, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5, आपके 5 सेकंड्स पूरे होते हैं। इटली सस्पेंडेड इट्स फ्यूचर ओपन बॉर्डर अरेंजमेंट्स विद स्पेन, द डिसीजन फॉलोड द सेटलमेंट्स ओवर माइग्रेशन पॉलिसीज, द मूव केम फ्रॉम आफ्टर द माइग्रेशन क्राइसिस इन सीयूटा। मुझे लगता है कभी कभी मेरा दिमाग कुछ भी पढ़ता है, लिखा नहीं है सामने फिर भी पढ़ता है, वाओ। देखो यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो सचेगन एरिया जो है उसका पार्ट है, बहुत सारी जैसी कंट्रीज हैं उनका, आई डोंट नो क्या नाम लिखा है, जो भी है SCHEGEN, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि मैं अचानक से ही जो बेकार से वर्ड्स होते हैं मतलब नॉर्मल वर्ड्स उनको उनका प्रोनाउंसिएशन भूल जाती हूँ, क्यों? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? नहीं होता होगा, मेरे साथ ही होता है। देखो इसका मतलब है कि इन कंट्रीज के बीच जो भी जनरली पासपोर्ट चेक होता है वो उसके बिना ही ट्रैवल किया जा सकता है, ये इनका वो है, ठीक है। जो भी ये कंट्रीज है उनमें जनरली पासपोर्ट चेक करने मतलब चेक नहीं करा होता है, बिना पासपोर्ट चेक किए ही ट्रैवल कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या हुई है, सीयूटा माइग्रेशन क्राइसिस के बाद इटली को लगा कि स्पेन माइग्रेशन को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर रही है, ठीक है, कर रहा है, तो इसी वजह से इटली ने स्पेन के साथ अपनी सचेगन जो है ओपन बॉर्डर अरेंजमेंट्स उसको टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया, ठीक, यानी बॉर्डर चेक्स को फिर से स्ट्रिक्ट बना दिया गया है, फिर से स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इससे क्या पता चलता है कि माइग्रेशन सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं होता है, ठीक है, अगर एक कंट्री की पॉलिसी वीक लगे तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पर भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है कि इटली वर्सेस स्पेन, ठीक। इटली गवर्नमेंट क्रिटिसाइज स्पेन हैंडलिंग ऑफ माइग्रेशन इश्यूज, ये सही से माइग्रेशन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाए थे, उन्होंने इसलिए पावर छीन ली, उसके बाद उन्होंने जो रूल्स थे उसको स्ट्रिक्ट कर दिया, विच इज गुड। आप ऐसे नहीं किसी इंसान को अपने लाइफ में आने दे सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा बाउंड्रीज जरूरी होती हैं। इस चीज को कहाँ ले जाती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10, द फवारा UPI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर launched in July 2026 connects India's UPI with which country's instant payment system? या 4 options, कमेंट में आंसर क्या कह रहा है क्वेश्चन। द आंसर इज मालदीव्स, द कोराइडोर
connects India's UPI with Maldives for Favara payment system. It launched in July 2026. ये मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल लूंगी. The initiative enables seamless cross-border digital payments. देखो समझो, आज इंडिया का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद है मुझे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो दुनिया का सबसे जो है सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट जो है वो बन गया है. ठीक है, सिस्टम में से एक है, कोई सबसे सक्सेसफुल सिस्टम में से एक है. अब इंडिया इस टेक्नोलॉजी को दूसरे कंट्रीज के साथ भी कनेक्ट कर रहा है. ठीक, कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, इसी इनिशिएटिव के अंदर जुलाई 2026 में फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कोराइडर लॉन्च किया गया है. फवारा क्या है? फवारा क्या है? मालदीव्स का इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है. अब इंडिया का यूपीआई और मालदीव्स का फवारा एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं. ठीक है, इंडिया का यूपीआई और मालदीव्स का फवारा ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं. आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा ये. वाह. ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा? अगर कोई इंडियन मालदीव्स घूमने जाता है, ठीक है, तो फ्यूचर में यूपीआई से पेमेंट करना और भी ज्यादा आसान होगा. इसी तरह मालदीव्स के यूजर्स भी कनेक्टेड पेमेंट्स जो है वो सिस्टम का यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये टूरिज्म, ट्रेड और डिजिटल इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करेगा. ठीक, याद रखो, बहुत फायदा होने वाला है जो लोग भी मालदीव्स घूमने जाने वाले हैं उनके लिए. कनेक्टिविटी एंड डिजिटल पेमेंट कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. ठीक है, एनपीआईसी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड. द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी एंड एनपीआईसी इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड. ये तो याद रखना है, एनपीसीआई नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड. ठीक है. Question number 11. The Samudra Manthan scheme approved by the cabinet aim to achieve a total hydrocarbon reserve assertion of how much TOE. चलो कोई बात नहीं, होता है, कशिश होता है. The answer is 600 TOE. The Union Cabinet approved the Samudra Manthan scheme. The scheme was as a financial outlay 84 crore. ओके, मैंने सही बोला यार, मैंने 2026 नहीं बोला इस बार. इट एम्स टू अचीव ओवर 600, इसमें मैंने सही नंबर बोला, MMTOE ऑफ हाइड्रोकार्बन रिजर्व एसोरेशन. देखो समझते हैं क्या है. देखो सबसे पहले ये समझो कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऑयल और नेचुरल गैस. ठीक है, इंडिया जो है वो अभी अपनी ज़रूरत का काफ़ी ऑयल और गैस जो है बाहर के कंट्री से इम्पोर्ट करता है. ठीक है, इस वजह से बहुत पैसा जो है वो बाहर चला जाता है. घर में आना चाहिए पैसा, मम्मी भी ये कहती हैं, पैसा खर्च करने के चक्कर में पड़े रहते हैं बस. देखो इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने समुद्र मंथन स्कीम जो है वो लॉन्च की है. मेरे यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है बहुत देर से, पूरा पता नहीं कौन सा मच्छर काट लिया है. इस स्कीम का मेन एम क्या है? देखो क्या है बताओ. गवर्नमेंट ये चाहती है कि समुद्र के अंदर और नए एरियाज में ऑयल और गैस की खोज बढ़ाई जाए. ठीक है, उसको एक्सप्लोरेशन किया जाए. ठीक है, टारगेट रखा गया है कि 600 MMTOE मतलब मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट से भी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिजर्व जो है वो डिस्कवर किए जाएंगे. ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने 84 करोड़ अप्रूव किए हैं. इसका फायदा क्या होगा? ऑयल इंपोर्ट कम होगा, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, देश की जो एनर्जी के जो मामले में जो हमारा वो है डिपेंडेंस है दूसरों के ऊपर वो कम होगा, हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे. ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है, पर क्या करें यार. The initiative focuses on enhancing domestic oil and gas exploration. मैंने तुम्हें सब बता दिया, फालतू के सवाल मत पूछना. देखो इसमें लिखा हुआ है 9 रुपए में मंथली करंट अफेयर्स की बुक मिल रही है तुम लोगों को, पूरे मंथ की बुक मिल रही है. समझ रहे हो? हे भगवान, हे माता जी, कैसे 9 रुपए के अंदर 10 रुपए भी नहीं ले रहे, पूरे 9 रुपए के अंदर तुम्हें मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रही है पूरे मंथ की. जून, जनवरी, अगस्त जो भी है, जितना भी है पूरे मंथ की, पिछले जितने भी मंथ हैं सबकी पीडीएफ मिल रही है तुमको 9 रुपए में. सिर्फ 9 रुपए में नहीं, 9 रुपए में एक मंथ की पीडीएफ मिल रही है. ठीक है, तो जाओ उसको देखो, जाके क्रैक करो यार, पूरे मंथ की पीडीएफ पढ़ो. और वैसे भी तुम्हें शायद पता ही होगा कि एग्जाम के 6 महीने के जो पीडीएफ होते हैं, पिछले 6 महीने की पीडीएफ, पिछले 6 महीने की न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ. तो जाओ उसको जाके क्रैक करो. ठीक, और तो और अगर तुम जो सब्जेक्ट मतलब जो ई बुक्स पढ़ते हो, अगर पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे पास बुक्स नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की, तो ई बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल है सिर्फ 25 रुपए में. तुम्हें 350, 400, 500, 800 की बुक नहीं खरीदनी है, तुम्हें विद्या नहीं खरीदनी है. तुम्हें क्या खरीदना है? सिर्फ और सिर्फ एक ई बुक पर खर्च करना है, जो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में है. एक दिन मोमोज मत खाओ यार. हाँ ठीक है, नहीं खाते हो तुम एक दिन मोमोज, एक दिन मत खाओ, एक दिन के लिए एक बुक खरीद लो, फिर दूसरे दिन मत खाना, तो दूसरे दिन के लिए दूसरी बुक खरीद लेना. वाओ, क्या स्ट्रैटेजी निकाली है मैंने, बढ़िया है. ठीक है, तो मतलब तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्जी, जाके देख लो जो भी तुम पढ़ते हो सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एशियन हिस्ट्री. मैंने देखो इसमें स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, तो देख लो जाके. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. विच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट शेयर ऑफ द एडिशनल टैक्स डिवोल्यूशन रिलीज्ड बाय द सेंटर ऑन August 1, 2026. जहाँ पे भी आएगा ना 2026 में तुरंत सट से बोल दूंगी.
The answer is Uttar Pradesh. The center released an additional 1,09,019 crore as tax devolution. Uttar Pradesh received the highest allocation of 19,208 crore. ठीक है, टैक्स डिवोल्यूशन स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल ईयर। यार समझो, तुम समझो। इंडिया में जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसका एक हिस्सा स्टेट को भी दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को टैक्स डिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स डिवोल्यूशन। 2026 में क्या हुआ है? 1 अगस्त 2026 को सेंटर ने स्टेट्स को, ठीक है, 1,09,019 करोड़ रिलीज किए हैं। तो सबसे बड़ा शेयर जो है वो किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। कितना मिला है? 19,208 करोड़। ठीक है, ये पैसा किस काम आता है? स्टेट गवर्नमेंट इस पैसे का यूज करती है। यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे करती है। देखो जैसे कि रोड्स बनाने हैं उसमें कर लेगी। ठीक है, स्कूल और हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करना है तो उसमें कर लेगी। पता नहीं कहाँ हो रहा है इम्प्रूव, पता नहीं, आई डोंट नो, चलो हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए काम करती है। वेलफेयर स्कीम्स अगर चलाना है तो उसमें उन्होंने दे दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है तो उसमें दे दिया। तो हो रहा है यार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, मैंने देखा है इधर साइड तो हो रहा है काफ़ी, रोड वोड सही हो रही है काफ़ी। ठीक है, ये जो यानी सेंटर जो सेंटर्स हैं वो और जो स्टेट्स हैं वो सब मिलकर एक डेवलपमेंट का काम करती हैं। ठीक है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिला है। यूपी से कौन कौन है मुझे जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी जल्दी बताओ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द इन स्पेस री एंट्री गाइडलाइंस व्हाट इज द क्वांटिटेटिव पब्लिक सेफ्टी थ्रेशोल्ड फॉर एक्सपेक्टेड क्वालिटी रिस्क। देखो मैं इसमें तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं देती क्योंकि तुम वीडियो पॉज भी कर सकते हो यार, यू हैव ऑप्शन, क्यों नहीं तुम लोग सेलेक्ट करते हो उस चीज को। The answer is 1 in 10,000. The space news remained low, 1 in 10,000. The guidelines apply to spacecraft and rocket re-entry operations. They aim to minimize risk to people and property on Earth. Okay. देखो जब कोई सैटेलाइट या रॉकेट अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है तो वापस अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। आई होप तुम्हें ये तो एक छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? री एंट्री करते हैं। ठीक है, री एंट्री हो गई। वैसे जो तुम लोग कह रहे हो ना हमारा वो होगा, कैसे बोलते हैं, कम बैक, हो नहीं पा रहा है मैम कम बैक हमारा क्योंकि हम बस रील बनाते रह जाते, सॉरी रील को डालते रह जाते हैं स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कि हमारा भी कम बैक होगा, अब इस बार बर्थडे आने वाला है, बर्थडे के बाद कम बैक होगा, तो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो अगर हम सैटेलाइट या रॉकेट जो है अपना मिशन कंप्लीट करता है और जब वापस धरती पे आता है ना तो उसे हम री एंट्री बोलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई रॉकेट का कोई भी पार्ट जमीन पर गिर गया तो लोगों को नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा। ठीक है, इसी वजह से एयर स्पेस ने नए सेफ्टी गाइडलाइंस जो है वो बनाए हैं। रूल क्या है? एक्सपेक्टेड कॉस्टली रिस्क मतलब ईसी 1 in 10,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी री एंट्री मिशन में पब्लिक को नुकसान पहुंचाने का चांस बहुत ही कम होना चाहिए। इस गाइडलाइन का पर्पस क्या है? पब्लिक की सेफ्टी। ऑफ कोर्स उन्हें क्या यार करना चाहिए चीज, पब्लिक की सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबल है वो लोग इस चीज के लिए। वो रिस्पॉन्सिबल होंगे स्पेस मिशन के लिए। ठीक है, सेफ सैटेलाइट डिस्पोजल होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो करें, ये उन सब चीजों का इन गाइडलाइंस का पर्पस है। ठीक है, मतलब किसी को भी, किसी भी आम जनता को नुकसान ना पहुंचे, कम से कम रिस्क हो, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव, बस ये गाइडलाइंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द एंटी-एचपीवी ड्रग कैंडिडेट SHETA2 recently licensed by ICMR targets which host proteins to disrupt viral stabilization. You have 4 options. Give me your answer. The answer is Hurt shock protein. Okay, sorry, मुझे लगा यहाँ पे ब्लू कलर का क्यों आ रहा है, रख के ऐसे करके आ रहा था ना, रख के यार नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि ब्लू कलर का कैसे आ रहा है। Is a promising anti-HPV drug candidate licensed by it targets the host heat shock proteins mortallin. These proteins help stabilize the HP. देखो यार समझो, इतने अजीब अजीब से नाम रख देंगे लोग, नॉर्मल ABCD सेट देते हैं कहीं पे भी 1 2 3 पे। देखो सबसे पहले HPV को समझते हैं क्या होता है। HPV क्या है? ह्यूमन पेपिलो वायरस है, पेपिलोमा वायरस है। ठीक है, तो ये वायरस क्या है? जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है ये वायरस HPV। ठीक है, साइंटिस्ट जो है वो एक नई मेडिसिन SHETA2 पर काम कर रहे हैं। ये मेडिसिन क्या करती है बताओ जल्दी से। ये मेडिसिन करती है कि वायरस हमारी बॉडी के कुछ प्रोटीन्स का यूज करके सर्वाइव करता है। ठीक है, ये मेडिसिन काम करती है, मैं बता रही तुमको कि वायरस जो होता है हमारे जो शरीर के कुछ प्रोटीन होते हैं उनको लेकर मतलब अपना काम चलाता रहता है। ठीक है, सर्वाइव करता है। तो जो SHETA2 है वो उन्हीं प्रोटीन्स, जो भी प्रोटीन्स हैं उनको टारगेट करेगा, जैसे मोटालिन है, HHC70 है, GRP78 है। जब ये प्रोटीन्स ब्लॉक हो जाते हैं तो वायरस स्टेबल नहीं रह पाता। ठीक है, और उसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। देखो बात ये सिंपल सी कि जो आदमी अंदर पल रहा है वो किसी ना किसी चीज को लेके पल रहा है। मतलब जाहिर सी बात है यार कि तुम्हें जैसे खाना पीना चाहिए होता है, वैसे जो भी चीज वायरस है उसको भी चीजों की जरूरत है, वो तभी वहाँ पे स्टेबलाइज कर पाएगा, मतलब रह पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। तो वो जिस भी प्रोटीन का यूज कर रहा होगा वो उस प्रोटीन को टारगेट करेगा और ब्लॉक कर देगा कि भाई प्लीज यार खाना पानी जो है वो इन लोगों का बंद करो। और उसके बाद जो भी मतलब बेचारा
वो होगा हमारा, वो रुक जाएगी उसकी ग्रोथ, ठीक है, वो नहीं रह पाएगा वायरस। जो ये डिस्कवरी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सर्वाइकल कैंसर जो है, कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सकती है, ठीक है। एचपीवी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का एक नया तरीका जो है हम लोगों को मिल गया है। आईसीएमआर ने इस ड्रग कैंडिडेट को लाइसेंस दे दिया है, ठीक है। फ्यूचर कैंसर थेरेपीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रिसर्च मानी जा रही है कि बहुत अच्छी खोज करी है आपने ये, ठीक है। यार ये दिमाग में पहले क्यों नहीं आया किसी के। These proteins may prevent the progression of ये, the research represent a significant step of survival cancer. Question number 15. Which private rocket achieved India's first fully private orbit launch from Sriharikota on July वाह 18 July 2026। मैं पता कितनी स्पीड बोलती हूँ 2026 बोलने के, आई डोंट नो क्यों, आई एम ऑब्सेस्ड विद 2026, आई डोंट नो व्हाई। या विक्रम 1 वाज डेवलप्ड बाय स्काई रूट। अभी मैं बोल रही थी श्रीहरिकोटा, देख रहे हो लिखा ना हो सामने, पर मेरे मुंह से कुछ अलग ही निकल जाता है कि मैं, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है श्रीहरिकोटा। अच्छा मैं श्रीहरिकोटा। Skyroot Aerospace. It became India's first privately developed rocket to reach orbit from Indian soil. I don't know भगवान जी क्या हो जाता है मुझे, आप क्या मतलब कर रहे हैं, ये री को ईच पढ़ रही हूँ मैं, श्रीहरिकोटा बोलने जाती स्काईरूट एरोस्पेस को, समझाओ यार मेरे को। चलो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। पढ़ाई भी कर लिया करो बीच बीच में, मैं मस्ती कर देती हूँ इसका मतलब नहीं कि पढ़ाई पे भूल जाओ, ठीक है। देखो पहले इंडिया में सिर्फ इसरो ही रॉकेट लॉन्च करता था, ठीक है, पता होगा सब लोगों को, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो इस स्पेस सेक्टर में अपना काम कर रही हैं, मतलब एंटर करना चाह रही हैं, ठीक है, अपना पाँव रख रही हैं, ठीक है। उनमें से एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। मैं बोलने जा रही थी श्रीहरिकोटा। ओह माय गॉड वाह यार, कभी 2026 कभी श्रीहरिकोटा, मन में बस जाती हैं चीजें। देखो 2026 का जो मतलब मोमेंट है वो क्या हुआ, स्काई रूट का विक्रम 1 रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ और ऑर्बिट तक पहुंच गया, अब आया श्रीहरिकोटा, ठीक है। देखो तो ये हुआ था, ठीक है। विक्रम 1 क्या हुआ, रॉकेट जो है वो श्रीहरिकोटा से कहाँ पहुंच गया, ऑर्बिट तक पहुंच गया, ठीक है। ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिट जो है रॉकेट बना, ठीक है। इसने प्राइवेट कंपनी में बनाया था ना, जिसका नाम क्या था, स्काई रूट, क्या नाम था, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। मिशन का नाम था आपको पता होगा, मिशन आगमन, ठीक है। इस अचीवमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा मतलब जो सेक्टर्स है वो बढ़े उनकी, ठीक है, बड़ी सक्सेस मिली है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ेगी, और इसरो और प्राइवेट कंपनीज जो है वो मिलकर फ्यूचर मिशन जो है उन पर काम कर सकेंगी, ये इनका पूरा पूरा एम है, ठीक। मिशन क्या था, आगमन, याद रखना। स्काई रूट रॉकेट का नाम क्या था, विक्रम 1, ठीक। Oh my god. Question number 16. Which sustainable material designed by NIFT was showcased for the first time in Indian ceremonial approval at the Commonwealth Game 2026? या 4 options कमेंट करने आंसर क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन बताओ जल्दी से। मतलब मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, तो मेरे को लगता है ये क्या है यार, मतलब कोई मतलब नहीं है, लिखा तो हिंदी में, पढ़ लो यार। देखो जूट विस्कोस ब्लेंड, ठीक है। द पेरल featured a sustainable jute viscose blend. It was designed by the National Institute of Fashion Technology. The fabric was developed by the National Jute Board. It was showcased देखो, समझो। इस बार कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने सिर्फ जो स्पोर्ट्स हैं उसमें ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल फैशन भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम जो होता है उसमें, ठीक है। इंडियन जो कॉन्टिनेंट है उसके सेरेमोनिकल ड्रेसेस जो है उसमें पहली बार जूट विस्कोस ब्लेंड का यूज किया गया है। इस ड्रेस का जो वो है वो किसने डिजाइन किया, इस ड्रेस को किसने डिजाइन किया बताओ, निफ्ट ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, उसने इसे डिजाइन किया है, ठीक है। फैब्रिक क्या है, नेशनल जूट बोर्ड, वो उसने डेवलप किया है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, एनवायरमेंटली फैशन बनाओ, ओके, उसको प्रमोट करना है, ठीक है। जो प्लास्टिक बेस्ड जो फैब्रिक होती है उनका कम यूज करो, प्लास्टिक बेस्ड फैब्रिक्स पन्नी कौन पहन के जा रहा है भाई। इंडियन जूट इंडस्ट्री को और ज्यादा प्रमोट करना चाह रहा है, ठीक है। और मेक इन इंडिया जो हमारा वो है उसको बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स उनको सपोर्ट करना इसका काम है, ठीक है। मेक इन इंडिया जो हमारा वो था इनिशिएटिव उसको सपोर्ट कर रहा है। द प्रमोट्स इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स एंड सस्टेनेबल फैशन। देखो मैंने कहाँ पे डाल रही हूँ ये क्या। Question number 17. Weightlifter Lovepreet Singh was a silver medal in which category at the Commonwealth Games 2026? देखो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होती हैं उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। इट इज, मैं सीरियस हूँ यार प्लीज, कभी कभार सीरियस भी पढ़ लिया करो। मेंस 110 kg, ठीक है। लवलीत सिंह वॉज वॉन द सिल्वर मेडल एट द वुमेन कॉमनवेल्थ गेम 2026। क्या हो रहा है मुझको। He competed in the men's 110 kg super heavyweight category. Okay.
ओके। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो इंडियन वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह है, उन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस दी है, वाह वाह तालियां। ठीक है, उन्होंने मेंस प्लस 110 केजी सुपर हैवी वेट जो है कैटेगरी में क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, टोटल लिफ्ट कितना किया है, 388 केजी। ठीक है, ये टोटल 2 इवेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, किसका, स्नैच का और क्लीन एंड जर्क का। ठीक है, इस अचीवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया की जो मेडल टैली है उसमें एक और मेडल जो है वो जुड़ गया है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में इंडिया की स्ट्रॉन्ग पोजीशन फिर से दिखाई दे रही है। ठीक, हैवी वेट कैटेगरी में मेडल जीतना और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, जिसमें हमारे इंडिया ने क्या हासिल किया, इंडिया क्या भैया, लवप्रीत सिंह जी ने हासिल किया है और इंडिया का नाम रोशन किया है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग रिमेन वन ऑफ द इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट इवेंट ऑन द स्पोर्ट्स। ठीक है, गेम, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैंडेटरी स्टोरेज कैपेसिटी फॉर द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को लोकेटेड विद सोलर प्रोजेक्ट्स अंडर द पीएम सूर्य सरोवर योजना। ओके। कोई आंसर इसका 2 आवर्स पीएम सूर्य सरोवर योजना एम्स टू डेवलप 5000 एमडब्ल्यू, सॉरी क्या बोलती हूँ मैं। ठीक है, एमडब्ल्यू ऑफ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स, एवरी प्रोजेक्ट मस्ट इंक्लूड अ 2 hour बैटरी एनर्जी सिस्टम 10,000 मेगावाट। बैटरी स्टोरेज improves grid stability and renewable energy utilization. ओके। देखो, सुनो, देखो जो सोलर पैनल्स हैं वो सिर्फ तब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, मतलब बिजली बनाते हैं, जब सनलाइट होती है। ठीक है, रात में ये बादलों के टाइम जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली 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 कम बन पाती है। ठीक है, जब रात होती है, बादल होते हैं तब। ठीक, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैटरी लगाई जाती है। ठीक है, इस बैटरी को कहते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, BESS। पीएम सूर्य सरोवर योजना क्या है, जरा बताइए। ये स्कीम जो है वो फ्लोटिंग सोलर पैनल प्लांट्स बनाने के लिए बनाई गई है। हर सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ 2 hour बैटरी स्टोरेज जो है वो कंपलसरी रखा गया है। क्या रखा गया है, कंपलसरी। क्या कंपलसरी रखा गया है, 2 hours का बैटरी स्टोरेज। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा बताइए जरा, रात में भी हमारी बिजली सप्लाई हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी को और ज्यादा बेटर तरीके से यूज किया जा सकता है, ग्रिड स्टेबल रहेगी और क्लीन एनर्जी को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया बन जाएगा। ठीक, प्रमोट करता है, मैंने तुमको बता दिया यार बार बार क्या। At which location does the Alaknanda river confluence with the Bhagirathi river to form the Gangas? देखो, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो मूवी देखने नहीं जाते हैं, तो ये स्पाइडरमैन मूवी कौन कौन देखने गया बताना चलो मुझे कमेंट में। देखो प्लीज ये मत बोलना कि मैम मैं तो लाइब्रेरी में 8-8 घंटे बिता देता हूँ, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ, तो मैं कहाँ जा पाऊंगा मूवी देखने के लिए। सही है यार, पढ़ो, और जब नौकरी लग जाएगी तो खुद ही मूवी वूवी देखना जाके, फिर अच्छा लगेगा तो सब लोगों के साथ जाओगे, तो अभी मूवी देखे क्या करोगे, कभी कभार देख लेनी चाहिए यार, ज्यादा पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं घुसेगा दिमाग में। देव प्रयाग, लेकिन हाँ भैया बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग मूवी तो देखने जाते हैं, फिर वो कुछ दिनों तक उसी डिलेमा में रहते हैं। ठीक है, वो मूवी देख ली है, अब वो दिन रात उसी बारे में सोच रहे हैं, ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था, ये सीन बढ़िया था, वो सीन बढ़िया था, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे लोग मत जाना मूवी देखने के लिए। ठीक है, जो वहां देख के वहीं छोड़ के चले जाए वो लोग जा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग मत जाना जो लोग वहां देख के आए फिर 4-5 दिन तक उसी का रोना रो रहे हैं, या फिर वही उनके सीन्स चल रहे हैं दिमाग में कि भाई वाह यार क्या फैंटास्टिक सीन था, कितनी बेकार मूवी थी। मतलब मैं दोनों तरफ से बता रही हूँ, एक अच्छा भी हो सकता है, एक बुरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, दोनों तरफ से। तो यार प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। द गंगास इज इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सैक्रेड रिवर। ठीक है, मतलब पवित्र रिवर मानी जाती है। देवप्रयाग इज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस एंड pilgrimage destination. Devprayag, one of the Panch Prayag 5 scared confluences of Uttarakhand. Okay. देखो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गंगा रिवर जो है वो शुरू कहाँ से होती है। आंसर बताओ, देवप्रयाग से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ अलकनंदा रिवर और भागीरथी जो रिवर है, मतलब दोनों जो नदियां हैं वो मिलती हैं। इन देश ये जो दोनों हैं, ये मिलने के बाद एक ही रिवर का नाम ऑफिशियली गंगा हो गया है। कौन सी दो रिवर है, कौन सी दो वो है नदियां, अलकनंदा और भागीरथी, ये 2 रिवर्स जब एक साथ मिलती हैं तो उसका ऑफिशियली नाम क्या रख दिया गया है, गंगा रख दिया गया है। ठीक है, और देवप्रयाग जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। ठीक है, और पंचप्रयाग में से एक है। ठीक, हिंदू रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस है। ठीक है, हिंदू रिलीजन से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस है। ठीक है, जगह है वहाँ की, तो ये पूरा इनका वो था। ठीक है, देखो 5 सैक्रेड कन्वेंसेस जो है वो माने जाते हैं, मतलब पंच प्रयाग माना जाता है उत्तराखंड का, हाँ देवप्रयाग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, which 2 communities are primarily associated with the identification and mapping of the ecological sensitive areas in the Western Ghats? देखो जो बच्चे यहाँ तक आ रहे हैं उनके मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी, वेरी गुड। आपका जो वो है क्या उसे बोलते हैं, स्ट्रेंथ
यार कुछ तो स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर कि तुम इतनी वीडियो देख रहे हो। तुम्हें 20 क्वेश्चंस पता चल रहे हैं, उसके आंसर पता चल रहे हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और तुम्हारे लिए मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत अच्छा है, ठीक है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि अरे क्या ही है ये वो, क्यों नहीं भाई, तुम्हें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, न्यूज मिल रही है, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है क्या है। गागदिल एंड कस्तूरी रंगन रंगन, ठीक है, रंगन। देखो जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको भी तुम फेलो मेट्स को बता सकते हो कि ये 20 क्वेश्चंस का रोज पीडीएफ आता है, रोज मैम पढ़ाती हैं, तो जल्दी से इसको देखना स्टार्ट करो, ठीक है। The Gagdal Committee was the first major panel on Western Ghats conservation. The Kasturi Rangan Committee later reviewed and refined its recommendations. Both committees focused on identifying ecological sensitive areas. देखाओ जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रीजन में से एक माना जाता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे रेयर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सब मिलते हैं, ठीक है। इसी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 कमिटीज़ जो है, कम्युनिटीज़, उनको उनके एक्सपर्ट्स जो है वो बनाए हैं, ठीक है। गागदल कम्युनिटी, तो वो पहली कम्युनिटी है ये, ठीक। क्या होता है, इसने क्या किया है, ज़्यादा एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया मतलब ESA बनाने की रिकमेंडेशन दी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने को भी कहा है। जो कस्तूरी रंगन कमेटी है ये बाद में गवर्नमेंट ने दूसरी कम्युनिटी बनाई है, ठीक है। वो वाली कम्युनिटी पहले थी गागदिल, ठीक है, गादगिल, ठीक है। पर ये जो है कस्तूरी रंगन, ये जो भी है कम्युनिटी, ये बाद में अभी गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है। इस कम्युनिटी ने क्या डेवलप, ये जो कम्युनिटी है उसने डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है, और ESA जो है उसको दोबारा से रिवाइज किया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसको देखा है दोबारा से, उसके ऊपर जांच की है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। आप तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा। और ये देखो अचीवमेंट स्ट्रीक बोर्ड्स, राज कृष्णा अभी भी ऊपर है और 27 दिनों से इन्होंने अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़ी है, ठीक है। और ये लगातार जो है बैज लेते जा रहे हैं, डायमंड बैज मिल गया है। और देखो सौम्या रंजन, इन्होंने भी अपने ऊपर काम किया और 26 दिनों से लगातार मॉक टेस्ट दे रही हैं। तो आप ही चाहिए और जल्दी से जाकर मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी स्ट्रीक बनाइए, ठीक है। और जब तुम जितने दिन मॉक टेस्ट दोगे उतने दिन तुम्हें पता चलता रहेगा कि हाँ तुम्हें रोज कुछ ना कुछ तुम सीख रहे हो, ठीक है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आई रिपीट, ठीक है। तो उसको जाओ देखो और तुम भी जीतो बहुत सारे मेडल्स, और मैं तुम्हारा पक्का यहाँ पे नाम लगाऊंगी। और प्लीज अब मुझे ना ऊपर चाहिए तुम लोगों का नाम, ये जितने बच्चे हैं मुझे सबका चाहिए, लगाओ जल्दी से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने देखो हमारे बारे में क्या कहा, ये भी मैंने लगाया है यहाँ पे। तो जाओ देखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय टाटा। अपनी पढ़ाई को वैसे ही करते रहो और टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो है ज्वाइन कर लेना इस PDF के लिए, ठीक, और आने वाले PDF के लिए भी ऑफकोर्स।